हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है, कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, 132वीं जयंती। इस उपलक्ष्य में क्लासेस नहीं हो पाई थी। ठीक है, कल छुट्टी रख दी थी सर ने, तो इस वजह से वो हम नहीं आ पाए थे, आपसे मिल नहीं पाए थे। और आप सभी को जो लोग उनके समुदाय से जुड़े हुए हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने देखिए देश के लिए ही कार्य किया था, देश के हित में ही कार्य किया था। आपको पता है कि संविधान के निर्माता उन्हें ही कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है उन्हें। संविधान निर्माण किया था उन्होंने। लेकिन एक कन्फ्यूजन और होता है कि संविधान के निर्माता प्रेम बिहारी रायजादा को माना जाता है। ऐसा देखिए वहाँ पे कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति थे प्रेम बिहारी रायजादा। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी वीडियो पे कमेंट देखता हूँ कभी कभी, तो वहाँ पे आते हैं कि प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है, रायजादा ये जो थे, इन्होंने देखिए बाद में जाकर के संविधान को एक इटैलिक शैली में लिखा था, यानी एक इटैलिक शैली में, हाँ ठीक है, इटैलिक भाषा में, इटैलिक, ठीक है, इटैलिक भाषा या इटैलिक शैली, ठीक है, इटैलिक शैली में बाद में लिखा था। इसी संविधान को बिल्कुल हूबहू इटैलिक शैली में लिखा था। किसने? नाम था इनका प्रेम बिहारी रायजादा। तो याद रखना, वहाँ पे ऐसा आता ना, संविधान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, तो वहाँ पे ये बात आती है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान लिखा था। तो देखिए बहुत बाद में लिखा था, जब संविधान हमारा बन चुका था, तो संविधान बनने के बाद संविधान को बिल्कुल हूबहू उतार दिया था उन्होंने इटैलिक भाषा में। तो इनका योगदान वहाँ पे आता है, इन्होंने इटैलिक भाषा में लिखा था, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान दूसरे देशों से लिया गया है। देखिए दूसरे देशों को पढ़ करके लिखा गया संविधान था वो, ऐसा नहीं है मान लीजिए किसी दूसरे देश को बिल्कुल हूबहू नकल कर दी हो, कॉपी कर दी हो, बिल्कुल नहीं था उसमें ऐसा, बिल्कुल भी। वहाँ पर क्या था, उन्होंने उस देश के कानून को पढ़ा, उस देश के कानून को समझा, क्या क्या वहाँ पर चेंजिंग होनी चाहिए, इस देश में क्या अच्छा है, क्या लागू है, नागरिकों के हित के लिए क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब ने संविधान लिखा था, ठीक है। तो बाबा साहब को इसलिए संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और उनकी जयंती के लिए आपको सत सत नमन और आपको हार्दिक बधाइयाँ। चलिए शुरू करें अपनी क्लास को। देखिए क्योंकि आज 15 अप्रैल है, 14 अप्रैल निकल चुकी है, और 14 अप्रैल क्योंकि हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं सोच रहा था कि एक लेक्चर इन पर मैं पूरा लेता और आपको अच्छे से समझाता, इनकी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की कहानी को मैं बताता, और जल्दी ही मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। याद रखना, देखना, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि आपकी चीज़ें एक बार में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए मध्यकालीन जानकारी के प्रमुख स्रोतों की अगर हम बात करें, तो इनमें देखिए मध्यकाल के प्रमुख स्रोत, मध्यकालीन भारत के इतिहास के, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी तीन मुख्य स्रोतों से मिलती है, 3 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है जी। याद रखना, कितने स्रोतों से? 3 स्रोत। अब वो 3 स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए एक तो आपके सामने लिखा ही है, ये देखिए एक पुस्तकें हैं। तो देखिए अब अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी होती है तो आप एक तरीके से पढ़िए कि किस प्रकार से इनको करना है। देखिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि वो जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, यानी जो मध्यकाल हो या प्राचीन हो, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि प्राचीन मेरे द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। अगर प्राचीन में से कुछ छूट रहा है, आपको लगा है कि ये टॉपिक छूट चुका है, क्योंकि हर्षवर्धन का शासनकाल हम करा चुके हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल तक मध्यकाल चलता है। इससे पहले पूर्व मध्यकाल चलता है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं, जिसमें पाल वंश, सैन वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, दक्षिण में चोल है, चेर है, पांड्य है, ठीक है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है, ठीक है। और उसके बाद चौहान भी आते हैं, मध्यकाल में चौहान भी आते हैं। तो पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सैन हो गया, बहुत सारे वंश ऐसे आते हैं, बहुत सारे वंश आते हैं, महत्वपूर्ण भी होते हैं, कुछ छोटे वंश होते हैं, कुछ बहुत बड़े स्तर पर भी होते हैं। जैसे पाल वंश होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। वहाँ पर इसकी स्थापना बंगाल में होती है, क्योंकि वहाँ का पहला शासक जो होता है वो गौड़ शासक शशांक होता है। उसके बाद पाल वंशों का शासनकाल होता है,
गुज्जर प्रतिहार वंश होते हैं, चालुक्य होते हैं, परमार होते हैं, प्रतिहार होते हैं, बहुत सारे वंश होते हैं, सोलंकी वंश होता है, तो बहुत सारे वंश होते हैं, उनको हम नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको उनकी महत्वता जाननी है तो क्या हमें कमेंट कर दें और हम उस पर ही हम आगे वीडियो बना देंगे एक, और उस टॉपिक को हम चला लेंगे, क्योंकि वहाँ से देखिए 1-2 क्वेश्चन पूछा है। जैसे पाल वंश का आता है, धर्मपाल से आता है, धर्मपाल से संबंधित आता है, ठीक है, और बहुत सारे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बीच बीच में से, तो आप याद रखना, ठीक है। वरना तो मध्यकाल से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तो हम जानकारी के स्रोतों की हम बात कर रहे थे, तो इनकी जानकारी के स्रोत 3 होते हैं महत्वपूर्ण। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा होता है जी? एक होता है पुरातात्विक, एक होता है पुरातात्विक, एक होता है साहित्यिक, एक होता है साहित्यिक, और तीसरा जो होता है वो होता है विदेशी यात्री, जो समय समय पर भारत आते रहे। अब आप देखोगे कि मध्यकाल में बहुत सारे यात्री भारत आते हैं, मध्यकाल में बहुत सारे यात्री भारत आते हैं, कुछ व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, कुछ यहाँ पर रहने के उद्देश्य से आते हैं, कुछ भारत के बारे में जानने के उद्देश्य से आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जो यात्री होते हैं वो आते हैं भारत में, समय पर रह करके उन्होंने यहाँ का अध्ययन किया, यहाँ की परिस्थितियों को जाना, उनके बारे में लिखा, जो आज उनकी पुस्तकों के रूप में हम आज पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? तो देखिए, पुरातात्विक वे स्रोत होते हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, खुदाई के दौरान, ठीक है, खुदाई से मिले अवशेष, ऐसे लिखिए, खुदाई से मिले अवशेष, ठीक है, या फिर कोई महल हो गया, या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं। पुरातात्विक बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त होती हैं, बाद में जाकर के इनका इतिहास पता चलता है कि हाँ ये शासक कोई थे, इनके बारे में पता चलता है बाद में, ठीक है। साहित्य की बात करें तो बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, पुस्तकें आती हैं जो मध्यकाल में लिखी गई थी, बहुत सारे व्यक्ति आए जिन्होंने पुस्तकें लिखी मध्यकाल में, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो देखिए, साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो होते हैं लिखित स्रोत, यानी जिनका प्रमाणिक सही हमारे पास जानकारी है, प्रमाणिक स्रोत हमें प्राप्त है और वो हमें जानकारी देते हैं मध्यकाल के बारे में, तो ये साहित्यिक स्रोत आते हैं। जैसे कि पुस्तकें होती हैं, इसमें क्या होती हैं? इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं पुस्तकें, क्या होती हैं जी? पुस्तकें, और एक होते हैं ग्रंथ। जो आप पुस्तकें भी पढ़ोगे मैं ये दिखाऊंगा, देखिए पुस्तकें लिखी हुई हैं, और होते हैं ग्रंथ, ठीक है। ग्रंथ और पुस्तकें, जैसे पुस्तकों में बात करें तो पुस्तकों में जैसे कि ये पुस्तकें लिखी हैं, कामितुल तवारीख लिखी हुई है, तारीख जहां गुस्साई लिखा हुआ है, तारीख गुजीदा लिखा हुआ है। ग्रंथों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ आते हैं जो मध्यकाल में लिखे गए थे, समय समय पर उनका परिवर्तन भी किया गया था, समय समय पर उनका रूपांतरण भी किया गया था, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, फारसी से हिंदी में अनुवाद किया गया था, फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो बहुत सारे ऐसे स्रोत आते हैं, ठीक है। विदेशी यात्रियों की बात करें तो जैसे समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री आए, भारत आए, जैसे कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, जैसे कि इब्न बतूता, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, अब्दुल रज्जाक, बहुत सारे शासक आते हैं, ठीक है। बहुत सारे शासक ऐसे आए समय समय पर जिन्होंने भारत की स्थितियों को जाना, रह करके यहाँ पे उनके बारे में लिखा, सीखा, लिखा, और बाकी जा करके वहाँ पे अपनी पुस्तकें प्रकाशित की, लिखी, वो बाद में प्रकाशित हुई। तो ये समय समय पर यात्री आते रहे, जानकारी देते रहे, जिनसे हमें पढ़ करके इनके बारे में, यानी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए तो शुरू करें। तो ये थे जानकारी के 3 स्रोत। अब शुरू करते हैं, पहले पुस्तकों को पढ़ेंगे। देखिए, पहली पुस्तक का नाम है कामितुल तवारीख। क्या नाम है जी? कामितुल तवारीख पहली पुस्तक का नाम है। सबसे पहले इसका लेखक कौन है? इसके लेखक की बात करें तो इब्नुल आसिर, ठीक है, इब्नुल आसिर इसका लेखक की बात करें तो इब्नुल आसिर कौन है जी? लेखक। इसके लेखक का नाम है इब्नुल आसिर, इब्नुल आसिर। थोड़ी पुस्तकें ऐसी मिलेंगी आपको। जानकारी की बात करें तो देखिए, कब लिखी गई थी पुस्तक ये? तो 1230 एडी में पुस्तक प्रकाशित लिखी गई थी। 1230 की बात करें तो उस समय भारत में, ठीक है, इल्तुतमिश का शासनकाल था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर शासक पूछा जाए तो शासक याद रखना, उस समय भारत का जो शासक था उस समय इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश शासक था, इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश उस समय शासक था, भारत का शासक उस समय, ठीक है। इनके शासनकाल में नहीं लिखी गई थी, लेकिन भारत में जो शासक था, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जब ये पुस्तक लिखी गई थी तो उस समय भारत का शासक कौन था, ऐसे पूछ ले। सन की बात करें यानी कब किस वर्ष लिखी गई थी, तो वर्ष देख लीजिए आप, इस वर्ष ये पुस्तक लिखी गई थी 1230। तो देखिए आप यहीं से आप तिथि के अनुसार ही बता सकते हैं कि 1230 में दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत के काल में इब्नुल आसिर के द्वारा कामितुल तवारीख एक पुस्तक लिखी गई थी, और इसके बारे में, इससे जो हमें जानकारी मिलती है मध्य एशिया के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? मध्य एशिया के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है इससे हमें? मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है जी। आज से मध्यकाल शुरू हो गया, तो आज हमारे साथ बने रहिए, और ये शुरुआत से समझिए, मध्यकाल शुरुआत से ही है यहाँ पे आज, ठीक है, याद रखना ये मध्यकाल शुरुआत से ही है, तो ये हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। जो चीज़ आप पेड करके पढ़ते होगे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा, यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि वहाँ कहीं और से भी ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो रही होंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, बहुत ऐसे टीचर हैं, बहुत रेस्पेक्टेड टीचर हैं जो यूट्यूब पर बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनमें से बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे प्रवीण कुमार सर हैं हमारे एक, ठीक है, बिहार से हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। कुछ है बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं अच्छे जो फ्री पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो पेड कोर्स कराते हैं, वो बहुत अच्छे सर हैं। देखिए कोई भी टीचर है, कोई गलत नहीं पढ़ाता है, सब यही चाहते हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूं। हर एक टीचर यही चाहता है कि बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनको बेस्ट से बेस्ट दूं, ठीक है। वो तो बच्चों की समझ होती है, कहीं किसी को कोई टीचर पसंद आ जाते हैं, कहीं किसी को कोई टीचर पसंद आ जाते हैं, ठीक है। ये तो एक बच्चों की समझ होती है कि जिससे मतलब लगाव सा हो जाता है कि हाँ जी ये टीचर हमारे पसंद हैं। जैसे कि दिव्य कीर्ति सर हैं, उनका काफ़ी नाम है, आप जानते ही हैं। ओझा सर हैं, उनका नाम काफ़ी आप जानते हैं। खान सर हैं, उनका नाम आप जानते ही हैं, ठीक है। बहुत सारे और भी टीचर हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो चर्चित हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। खान सर को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कौन नहीं जानता उन्हें, पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो। जो ये खान सर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। दिव्य कीर्ति सर हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो आप तो देखते हैं बहुत अच्छे सर भी हैं, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। मैं खुद कभी उनका लेक्चर करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चों का लगाव होता है कि कौन किसी टीचर से जुड़ा रहे, ठीक है। चलिए तो आप चलिए देखते रहिए, चलिए शुरू करें। तारीख जहान गुसाए, देखिए मध्यकाल की ये भी एक पुस्तक है, तारीख जहान गुसाए। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक का नाम था अता मलिक, ठीक है, अता मलिक। इसके लेखक के नाम की बात करें तो अता मलिक, इसके लेखक का नाम था अता मलिक जुबैनी। अता मलिक जुबैनी इसके लेखक का नाम था। लेखक कौन है जिसका? इसके लेखक की बात करें तो इसका नाम था अता मलिक, अता मलिक जुबैनी। अता मलिक जुबैनी इसके लेखक का नाम था। और देखिए ये जो पुस्तक लिखी गई थी किस सन में बात करें तो 1260 एडी में ये पुस्तक लिखी गई थी। किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? 1260। किसमें जी? वर्ष की बात करें तो 1260 में ये पुस्तक लिखी गई थी, 1260 एडी में। नाम क्या था इसका? तारीख जहान गुसाए। तारीख जहान गुसाए इस पुस्तक का नाम था। और देखिए इसमें जो जानकारी मिलती है 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के, ठीक है, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में घटी मध्य एशिया में जितनी भी घटनाएं थी उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। 13वीं शताब्दी में से लेकर के 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के मध्य एशिया में जितनी भी घटनाएं घटी थी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी मध्य एशिया तो आप जानते हैं कौन सा क्षेत्र है मध्य एशिया? सिंधु घाटी सभ्यता जब मैंने वहाँ पढ़ाया था, उसके बाद ऋग्वेदिक सभ्यता जो चली थी उसमें मध्य एशिया के बारे में मैंने बताया था कि कहाँ से आए थे, तो वो पूरा मध्य एशिया ही बताया था उसको, ठीक है। जहाँ पर आज आपके अफगानिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। यानी आप एशिया का जो भाग देखते हैं, एशिया के मध्य वाला जो भाग होता है उसे मध्य एशिया कहते हैं। जितने भी देश उसके अंदर में आते हैं वही मध्य एशिया कहलाता है। तो इसमें क्या जानकारी कहाँ से मिलती है? यानी 13वीं शताब्दी में मध्य एशिया में घटी घटनाएं, ठीक है। 13वीं शताब्दी में मध्य एशिया में
घटी घटनाओं के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, मध्य एशिया घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। यानी ये जो जानकारी देता है कि यहाँ पर भारत में आने से पहले मध्यकाल में क्या चल रहा था, ये लोग कैसे आए, कहाँ से आए, किस प्रकार से आए, अब देखेंगे, अभी पढ़ाऊंगा जब मैं, ये तो मैं जानकारी बता रहा हूँ अभी कहाँ से जानकारी मिलती है। अभी आप देखोगे जब अरबों का आक्रमण होता है, अभी मैं वही पढ़ाऊंगा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर ने अपना जीवन व्यतीत किया, मोहम्मद पैगंबर जी ने अपना जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार से उनके जीवन के एक जीवन चक्र चलता रहा, कहाँ किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आई उनके सामने, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को उभारा और कैसे एक पैगंबर बने जो आज इस्लाम में सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं। ठीक है, कैसे बने, एक व्यक्ति होते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन चक्र चलाते हैं, तो वो सब चीज़ें आगे कराएंगे। ठीक है, चलिए अगली जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख ए गुजीदा। तारीख ए गुजीदा इस पुस्तक का नाम है। हमदुल्ला इसके लेखक का नाम है, इसका नाम है हमदुल्ला मस्तोफी। इस पुस्तक के लेखक का नाम है हमदुल्ला मस्तोफी और ये 1329 AD में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था भारत में। ठीक है, हमदुल्ला, लेखक की बात करें तो हमदुल्ला, लेखक कौन है इसके, लेखक है हमदुल्ला। ठीक है, हमदुल्ला इसके लेखक के नाम है हमदुल्ला मस्तोफी और ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो 1329 AD में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, वर्ष की बात करें 1329 AD। ठीक है, और देखिए इससे क्या जानकारी हमें मिलती है, जानकारी की बात करें तो देखिए इसमें जो जानकारी मिलती है हमें गजनवी, ठीक है, ससवानी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें इसमें से जानकारी मिलती है। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों का इसमें विवरण मिलता है, गजनवी वंश और ससमानी वंश के शासकों का हमें, ठीक है, ससनवी वंश के शासकों का हमें इसमें विवरण मिलता है और दिल्ली के सुल्तानों का हमें इसमें विवरण मिलता है। ठीक है, गजनवी वंश, गजनवी, ठीक है, ससबानी और दिल्ली के सुल्तानों का, दिल्ली के सुल्तानों का विवरण, यानी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, दिल्ली के सुल्तानों का विवरण मिलता है इस पुस्तक से। नाम क्या है इसका, तारीख ए गुजीदा, याद रखना तारीख ए गुजीदा। आगे नेक्स्ट की बात करें तो अगला है चचनामा, अच्छा, जवामिउल हिकायत। अगली पुस्तक का नाम है ठीक है, नाम क्या है, जवामिउल हिकायत। इनके पुस्तकों के नाम थोड़े ऐसे ही हैं। तो जवामिउल हिकायत इस पुस्तक का नाम है। इसके लेखक की बात करें तो नूरुद्दीन मोहम्मद ओकी। लेखक कौन है इसके, नूरुद्दीन, इस पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद ओकी। ठीक है, लेखक कौन है, लेखक है नूरुद्दीन मोहम्मद ओकी। नूरुद्दीन मोहम्मद ओकी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक जो लिखी गई थी 1227 AD में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी जी, 1227 AD। कब लिखी गई थी, 1227 AD में पुस्तक, ठीक है, 1227 AD। और ये जो जानकारी हमें देती है इल्तुतमिश के द्वारा क्वाचा के विरुद्ध कामयाबी का विवरण मिलता है इसमें। किसके द्वारा, यानी इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश ने क्वाचा के द्वारा जो विजय अभियान किया था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा क्वाचा के विरुद्ध अभियान की जानकारी मिलती है, अभियान की जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक से, नाम है इसका जवामिउल हिकायत। ठीक है, चलिए
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर एक आप नोट सा बनाते चलिए। अगर आप मान लीजिए आज आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाएं या किसी और चीज़ की तैयारी कर, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आ जाती हैं, कुछ ना कुछ तो आपको एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से मिल ही जाएगा। तो आप देखते रहिए, मैं नहीं कह रहा कि 100% यहीं से आएगा, ठीक है। आप जो भी पढ़ोगे आपके लिए वो भी 100% ही है। आप कुछ भी पढ़ें, मन से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, ठीक है, और कामयाबी लें, सफलता जल्दी प्राप्त करें। जितना ज़्यादा डिले होता जाता है पढ़ाई में मन उतना ही नहीं लगता है, सोचते हैं छोड़ दें, तैयारी करें छोड़ दें, ठीक है। और कभी भी मोटिवेशन की जो बात आती है, वो कभी भी मोटिवेशन दूसरों के उससे नहीं मिलता है। हाँ, दूसरे की जॉब को देख करके मिल जाता है कभी कभी मोटिवेशन, कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास आए, कहे कि यार मान लीजिए तुम्हारा कोई दोस्त है और वो कहे कि यार मेरी जॉब लग गई, अचानक तुम्हें बताए, और तुम्हें भी क्या लगेगा, यार काश मैं भी तैयारी कर लेता तो मैं भी आज जॉब पे होता। तो दूसरे की जॉब को देख करके मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन अगर वो आपके सामने कितनी मोटिवेशन वाली बात बोलता रहे दूसरा वाला, तो आप एक आज सुनेंगे, हाँ जी लगेगा, अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, अगले दिन अरे भूल गए, ख़त्म, कहानी ख़त्म। हमेशा मोटिवेशन अपने अंदर से आता है। जब तक आपके मन नहीं कहेगा कि पढ़ने के लिए, दिमाग स्थिर नहीं होगा, तब तक आप पढ़ नहीं सकते हो। चाहे कितनी मोटिवेशन की दिन रात वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अपने मन से अंदर से नहीं आएगी ना फील कि हाँ मैं पढ़ूँ, तैयारी करनी है, मुझे 6 महीने में नौकरी लेनी है या साल में नौकरी लेनी है, तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आपके अंदर से फीलिंग नहीं आएंगी पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, आगे देखें। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है चचनामा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मध्यकालीन जानकारी की सबसे प्रामाणिक पुस्तक है चचनामा, ठीक है। और इसके जो लेखक थे अज्ञात थे। बाद में देखिए मोहम्मद अली बिन अबू बकर के शासनकाल में, देखिए इसके जो लेखक थे वो कौन थे। चचनामा के लेखक की बात करें तो देखिए इसके लेखक अज्ञात अरबी थे, ठीक है। कौन थे लेखक, लेखक की बात करें तो लेखक इसके अज्ञात अरबी थे, ठीक है, अज्ञात अरबी इसके लेखक थे। पता ही नहीं है कि ये चचनामा लिखी किसने थी, ये पुस्तक का पता ही नहीं है कि चचनामा लिखी किसने थी। लेकिन बाद में नाम था इनका अबू बकर, ठीक है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर, ठीक है, याद रखना। बाद में इसका जो अनुवाद किया गया था, ठीक है, बाद में जो लेखक बने, ठीक है, लेखक, ठीक है, मोहम्मद, नाम था इनका अबू बकर, ठीक है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर इनका नाम था, बाद में लिखी गई थी, ठीक है। और अज्ञात लेखक इसके अज्ञात लेखक थे इसके, अरबी, एक अज्ञात अरबी लेखक थे, किसने लिखी है पता ही नहीं था। बाद में मोहम्मद अली बिन अबू बकर के शासनकाल में लिखी गई थी, किसके द्वारा, कुकी के द्वारा, कुकी के द्वारा ये लिखी गई थी, ठीक है, कुकी द्वारा। और कौन थे, मोहम्मद अली बिन अबू बकर, अबू बकर के द्वारा, ठीक है। इस पुस्तक को लिखा गया था किसके शासनकाल में, नासिरुद्दीन ख्वाजा के शासनकाल में इस पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है। अबू बकर है, चलिए मैं साफ लिख देता हूँ, शायद नहीं आई, ठीक है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर के शासनकाल में, सॉरी, और ये लिखी कब गई थी, नासिरुद्दीन, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ख्वाजा के शासनकाल में इस पुस्तक को लिखा गया था। नासिरुद्दीन ख्वाजा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। नासिरुद्दीन कौन था, अभी इसके बारे में बता देता हूँ। नासिरुद्दीन ख्वाजा के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद हुआ, फारसी में अनुवाद हुआ, ठीक है जी। बाद में नासिरुद्दीन ख्वाजा के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। इससे यह जानकारी का, देखिए इसमें जानकारी किस चीज़ के बारे में मिलती है, खलीफा वालिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया था, ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो खलीफा वालिद थे इन्होंने किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम, जो आया था ना मोहम्मद बिन कासिम, आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत आता है, तो किस प्रकार से खलीफा के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया जाता है, इस पुस्तक से हमें ये
जानकारी मिलती है। ठीक है, चचनामा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मध्यकालीन जानकारी का सबसे प्रामाणिक और सबसे प्रमुख स्रोत है। नाम देते ना काकी के द्वारा लिखी गई थी। नासिरुद्दीन ख्वाजा के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। कभी फारसी अनुवाद पूछ ले तो याद रखना नासिरुद्दीन ख्वाजा के शासनकाल में। और जानकारी क्या मिलती है इसमें, मोहम्मद बिन कासिम को किस प्रकार से खलीफा के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारे चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए।